साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की सीरीज चल रही है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की, या जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं उस वीडियोस को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज में हमने अभी तक कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किया है, हिंदी के बारे में डिस्कस कर लिया है, सामाजिक अध्ययन के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आ चुके हैं या आ सकते हैं वो भी डिस्कस किया है। आपके जो सैद्धांतिक पेपर हैं तो जो क्रियात्मक शोध, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार और समावेशी शिक्षा, इतने पेपर्स को हमने डिस्कस किया हुआ है। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे जिसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस होंगे इसमें। वो है आपका विज्ञान। ओके, आप जानते हैं कि 8 पेपर हैं आपके थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में, उसमें विज्ञान जो है वो 25 नंबर का है। 5 आपको जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ से करने होंगे। ओके, पहले हम जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पहले जो सैद्धांतिक हैं या जो बहुत प्रिंसिपल पे हैं या जो इम्पोर्टेंट हैं उनको डिस्कस करेंगे, और जो आए हुए हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे ही बाद में। ओके, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण क्या है। देखिए, वैज्ञानिक विधि का जो प्रथम चरण है उसमें देखिए क्या है, समस्या परिकल्पना जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, प्रेक्षण या जिसको हम ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं, निर्णय या जिसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। पूछ रहा है कि वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण क्या है। देखिए, वैज्ञानिक विधि का सबसे प्रथम चरण तो ये है कि समस्या सबसे प्रथम चरण है, कि जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो हम किस चीज के लिए हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, किस चीज के लिए हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, और किस चीज पे ऑब्जर्वेशन और परिकल्पना बनाने के बाद हम निर्णय पे पहुंचेंगे। सबसे पहले जो विधि का प्रथम चरण होगा वो समस्या होगा, क्योंकि जब हमारे पास समस्या होगी कोई, या जब हमारे पास कोई प्रश्न होगा, कोई कठिनाई होगी, तब हम उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे कि कैसे हम उस समस्या को हल करेंगे। उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करेंगे, हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, देन हम किसी डिसीजन पर पहुंचेंगे। ओके, यहाँ पे जो समस्या है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। दाब का मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, दाब का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर, किलोग्राम, जूल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए, ये एमकेएस सिस्टम में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। कैसे होगा, देखिए दाब का सूत्र जो होता है वो P बराबर F/A, या जिसको हम दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ओके, बल का मात्रक जो है न्यूटन हो जाएगा, और जो एरिया जिसको हम क्षेत्रफल कह रहे हैं उसका मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर चूंकि नीचे है, अपॉन में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन द है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो आपका सही होगा। लेकिन एसआई सिस्टम में जो इसका मात्रक होता है दाब का, वो पास्कल होता है, ये आपको याद ध्यान रखना है। ओके, थर्ड कह रहा है कि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला बल उत्प्लावन बल बराबर वस्तु का भार। देखिए, ये यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि किसी वस्तु को जब हम जल में पूर्ण रूप से डुबाते हैं, दो तरह से, या तो हम आंशिक रूप से डुबाएं पार्शियली, या कंप्लीटली उसमें डुबा दें। डुबाने पर लगने वाला उत्प्लावन बल जिसको हम उत्प्लावन बॉयंस फोर्सेस को कहते हैं, उसको बॉयंसी फोर्स बराबर वस्तु का भार, ये यहाँ पे कह रहा है। अब इससे आपको कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं या जो इससे जो कंक्लूजन है वो ड्रॉ करने हैं। कौन कौन से कंक्लूजन है, देखिए, वस्तु जल में डूब जाएगी, वस्तु सतह पर तैरेगी, वस्तु जल में कुछ डूबती हुई तैरेगी, या वस्तु सतह के नीचे पूरी डूबी हुई तैरेगी। यहाँ पे कह रहा है कि जो मतलब जो कंडीशन दी हुई है कि लगने वाला, डुबाने पर उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल बराबर है वस्तु के भार के, न कम है न ज्यादा है। अगर उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर है तो वस्तु जो है वो उस सतह पर तैरती रहेगी। ओके, वो ना तो डूबेगी, ना आंशिक रूप से डूबेगी, ना पूर्ण रूप से डूबेगी, वो उसी सतह पर, सरफेस पे ही तैरती रहेगी। ओके, यहाँ पे जो बा ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। थर्ड नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण नहीं है।
जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको इसमें बताना है कि कौन इसका जो एग्जाम्पल है वो नहीं है। देखिए, पेड़ों से पत्तों का गिरना, यह तो आपको पता ही है कि पेड़ों से जो पत्ते हैं या पेड़ों से जो आम गिरते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके कारण ही गिरते हैं। समतल पर गाड़ी को ढकेलना, और देख लेते हैं उछाले गए बॉल का धरती पर गिरना। जब हम किसी बॉल को ऊपर की ओर उछालते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही पृथ्वी की ओर लौटती है। देखिए, ये कॉमन प्रिंसिपल है गुरुत्वाकर्षण का कि जब भी हम किसी वस्तु को पृथ्वी से दूर फेंकते हैं, मतलब पृथ्वी की ओर से दूर की ओर फेंकते हैं, तब वह नेचुरली जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर वापस आएगी। ओके, यह एक जनरल सिद्धांत है। ओके, तो उछाले गए बॉल का धरती पर गिरना, यह भी गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। पहाड़ी से पत्थर का टूट कर नीचे की ओर गिरना, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम गुरुत्व बल कहते हैं उसका उदाहरण है। लेकिन समतल पर जब गाड़ी को ढकेलना, समतल पर जब हम किसी गाड़ी को ढकेलते हैं तो उसके पीछे जो है वो घर्षण बल काम करता है, या जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्सेस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बा है कि समतल पर गाड़ी को ढकेलना, ये गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण या गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है। बाकी तीनों आपके उदाहरण है इसके। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय बल का उदाहरण नहीं है। पेशीय बल का उदाहरण आपको बताना है। देखिए, कौन कौन से इसमें ऑप्शन जो दिए हैं, कुली द्वारा हाथ ठेला द्वारा बोझा का ढोना, सेब का पेड़ से गिरना, बच्चे का साइकिल का चलाना, बच्चे द्वारा कुएं से पानी खींचना। तो ये आपको बताना है कौन सा पेशीय बल का उदाहरण नहीं है। तो सेब का जो पेड़ से गिरना है, तो सेब जो है पेड़ से गिरता है वो गुरुत्व बल के कारण गिरता है, जो अभी हमने देखा। ओके, बाकी कुली द्वारा हाथ ठेला द्वारा बोझा उठाना ढोना, सेब का पेड़ से गिरना, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। बच्चे का साइकिल का चलाना, ये आपका पेशीय बल का ही उदाहरण है। बच्चे द्वारा कुएं से पानी खींचना, वो भी पेशीय बल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से मशीन कौन सा कार्य नहीं करती है। जो मशीन है वो कौन सा कार्य नहीं करती है। हमारे कार्य को सुविधाजनक बनाना, बिल्कुल सही है। हमें कम बल लगाकर बोझा उठाने के योग्य बनाना, ये भी सही है। यथार्थ माप लेने योग्य बनाना, ये तो नहीं है। हमारे कार्य को शीघ्र करने में मदद करना, ये है। लेकिन यथार्थ माप लेने में योग्य बनाना, यथार्थ मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट करना, ये मशीन का काम नहीं है। ये तो मैनुअली ही आपको करना पड़ेगा। ओके, तो बाकी ऑप्शन आपके सही है, लेकिन जो ऑप्शन सा है वो आपका इसमें गलत होगा। नेक्स्ट है खमीर का महत्व क्या होता है। खमीर जिसको हम ईस्ट कहते हैं, उसका महत्व क्या है। अल्कोहल बनाने में, औषधि निर्माण में, या बेकिंग उद्योग बनाने में, या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए, जो जिसको हम ईस्ट खमीर कहते हैं, जितने आपके बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें सब में ईस्ट का इस्तेमाल होता है। अल्कोहल बनाने में भी ईस्ट का इस्तेमाल होता है। औषधि जो मेडिसिन है उनको बनाने में ईस्ट का इस्तेमाल होता है। सो तीनों आपके मतलब उपर्युक्त तीनों या उपर्युक्त सभी में ऑप्शन ड जो है वो यहाँ पे सही होगा। साधारण कमरे के तापक्रम में जीवाणु तथा एंजाइम तेजी से क्या करते हैं। देखिए, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जिसको हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर कहते हैं, उस टेम्परेचर पे जो बैक्टीरिया है, जीवाणु और एंजाइम, बैक्टीरिया और एंजाइम जो है वो तेजी से ग्रोथ करते हैं, क्योंकि उनको एक साधारण ताप मिल जाता है। ओके, इन्हीं चीजों को, जैसे कभी कभी आप देखते हैं ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आप देखिए जब खाना बनाते हैं, अगर वो खाना कुछ बच जाता है तो आप उसको फ्रिज में रख देते हैं कि खराब ना होने पाए। सो खराब वो क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो साधारण कमरे के ताप पर जो चीज, जिन चीजों में जीवाणु और एंजाइम पनप रहे थे, अब चूंकि आपने उसका टेम्परेचर जो है घटा दिया, सो वो टेम्परेचर घट जाने की वजह से अब वो उसमें एंजाइम और जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो वो आपका सामान जो आपने खाने का रखा हुआ है वो आपका ज्यादा देर चलेगा एज कंपेयर टू रूम टेम्परेचर पर रखने से। ओके, सो साधारण कमरे के तापक्रम में जब जीवाणु और एंजाइम तेजी से वृद्धि करते हैं, ग्रो करते हैं। भोजन संरक्षण की विधि कौन सी है। जो फूड कंजर्वेशन है उसकी विधि कौन सी है। वाष्पन, इवेपोरेशन विधि, आसवन, डिस्टिलेशन विधि, या निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। सो निर्जलीकरण विधि जो है वो भोजन संरक्षण की विधि है। ओके, पाश्चुरीकरण विधि वो आपको दूध को संरक्षण करने की विधि है।
भोजन को संरक्षित करने की एक मुख्य विधि कौन सी है? ठंडी विधि। ओके, भोजन को संरक्षित करने की एक मुख्य विधि यहाँ पे ठंडी विधि होगा। ओके, बाकी आपका निर्जलीकरण अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया। किस नदी बेसिन में सबसे अधिक भूगर्भीय जल संसाधन मिलता है? जिसको हम भूगर्भीय का मतलब है जियोलॉजिकल वाटर रिसोर्सेज या हाइड्रोलॉजिक रिसोर्सेज। तो किस नदी रिवर बेसिन में? सो जो गंगा सिंधु नदी का जो बेसिन है उसमें सबसे अधिक भूगर्भीय जल संसाधन मिलता है। ओके, सो जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है वो सबसे ज्यादा आपका गंगा सिंधु नदी में मिलता है आपको। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि पत्ती में पाया जाने वाले रंध्र के बारे में सही उत्तर क्या है? जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, उसमें जो रंध्र का मतलब होता है बीच में जो स्पेसेस रह जाते हैं। सो जिसको हम इंग्लिश में कहें तो उसको हम बोलते हैं पोर स्पेसेस जो रह जाते हैं, उसके बारे में सही उत्तर आपको बताना है। पत्ती में जो पाए जाने वाले रंध्र के बारे में सही उत्तर आपको बताना है ठंडी सतह, ऊपरी सतह पर, डंठल सतह पर, निचली सतह पर या पर्णाधार पे। तो जो पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र हैं वो निचली सतह पे मिलते हैं, ना कि ऊपरी सतह या डंठल की सतह पे। ऊपरी सतह जो आपकी निचली सतह है पत्ती की, उसके निचली सतह पे जो रंध्र हैं वो पाए जाते हैं। ओके, मूल रोम किन में पाया जाता है? सो मूल रोम जो है वो जड़ों में, जिनको हम रूट्स कहते हैं, उसमें मिलता है। मूल रोम जो है वो जड़ों में मिलता है। पुष्प का नर भाग निम्न में से कौन सा है? सो नर भाग, जो पुष्प का जो नर भाग होता है जिसको हम मेल पार्ट कहते हैं वो पुंकेसर होता है। अगर स्त्री भाग की बात करें तो स्त्री भाग जो होता है उसको हम स्त्री केसर कहते हैं। म्यूकर किसे कहते हैं? म्यूकर जो है वो एक तरह का फफूंदी होता है। ओके, जो आप देखते होंगे कुछ बनाते खाने पीने पे, जब वो हल्का सा काफी देर तक रखा रहता है तो उस पर एक लेयर टाइप से बन जाती है, तो उस लेयर को ही हम फफूंद कहते हैं, फफूंदी जिसको कहते हैं। उसी को इंग्लिश में जो है वो म्यूकर कहते हैं या म्यूकस कहते हैं। खमीर क्या होता है? खमीर होते हैं, ईस्ट जब भी हमने डिस्कस किया तो खमीर जो है वो यूनिसेल्युलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके डीएलएड में तो आ ही सकते हैं, नो डाउट, लेकिन देखिए मैंने पहले भी एक दो वीडियो डिस्कस किए हैं, उसमें भी मैंने डिस्कस किया है कि अगर आप प्रमोट हो रहे हो थर्ड सेमेस्टर तो भी आपको ये चीजें पढ़नी रहेंगी, क्योंकि आपका जो टीईटी का पेपर है, सुपर टीईटी का पेपर है या सीटीईटी का पेपर है, वहां पे आप साइंस से बच नहीं पाओगे। मीन्स इन किसी भी सब्जेक्ट से आप बच नहीं पाओगे। अगर आप यहाँ किसी भी तरह प्रमोट भी हो गए तो भी आपको टेट वगैरह, सुपर टेट के एग्जाम में तो इन सब चीजों को फेस करना ही पड़ेगा। ओके, सो आप इन सब चीजों को रिवाइज करते रहिए। टीईटी के बारे में भी वीडियोस हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे और वो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। सो अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को जनरली आपकी नजर से गुजरते रहेंगे सो आपके लिए नए क्वेश्चन नहीं रह जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन अगर आएगा भी और आपने अगर एक बार भी उस वीडियो को देखा होगा या उन क्वेश्चंस को आपकी नजर से गुजरे होंगे सो आप एटलीस्ट उस पर ट्राई तो कर सकते हो। ओके, सो खमीर जो है वो यूनिसेल्युलर होते हैं, उसमें एक ही कोशिका होती है जिसको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अणुजीव का प्रकार कौन सा है? अणुजीव का प्रकार जो है वो बैक्टीरिया, यीस्ट, खमीर जिसको हम कहते हैं, फफूंद जिसको हम फंगस कहते हैं, उपर्युक्त सभी। सो अणुजीव जो है वो उपर्युक्त तीनों है आपके, फफूंद भी है, बैक्टीरिया भी है, खमीर भी है। बहुकोश की संरचना कौन सी है? फफूंद जो है जिसको हम फंगस कहते हैं वो बहुकोश की है। ओके, वो मल्टी सेल्युलर है, मतलब उसमें कई सारे कोशिकाएं होती हैं, ना कि केवल एक कोशिका। लेकिन जब खमीर की बात कर रहे थे, हम अभी ऊपर यीस्ट के बारे में बात करी, सो वो आपका एक कोश की है। ओके, सो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए साइंस के बारे में। पहला वीडियो है ये, इसमें काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। बस आप ये अगर एक बार रिवाइज कर लोगे इसको तो अगर आप एग्जाम में आता है देन आप अच्छे से कर लोगे इसको। ओके, सो अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाय, थैंक यू।